क्या सौर मंडल, मानव मस्तिष्क और विचार आपस में एक संबंध रखते हैं? आज भी ज्ञानियों और वैज्ञानिकों के लिए दो चीजें रहस्य बनी हुई हैं, जैसे कि सौर मंडल और मानव मस्तिष्क। अगर मैं सौर मंडल की बात करूं तो आज भी यूरेनस, नेपच्यून, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और पृथ्वी तक इस सौर मंडल को सीमित समझना ही अज्ञानता है। अगर आप मध्य रात्रि में आकाश की तरफ देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है वहां तक असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह आप देख पाते हैं। लेकिन इन 8 ग्रहों तक इस सौर मंडल को समझना एक बहुत बड़ी भूल है। इस ग्रह पृथ्वी की तरह न जाने कितनी पृथ्वियां इस सौर मंडल में विराजमान हैं और वहां भी इसी पृथ्वी की तरह जीवन और समय चल रहा है। न जाने कितनी आकाश गंगाएं, कितने सूर्य और चंद्र इस सौर मंडल में हैं। लेकिन अगर हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सौर मंडल बहुत ही सूक्ष्म है और सीमित है। अगर मैं मानव मस्तिष्क की बात करूं तो आप ये देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझकर इस ब्रेन की कैपेसिटी को समझ लेना ही ज्ञान नहीं है। आप पाएंगे कि ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अलावा मन, बुद्धि और चेतना और चित्त जैसी ऐसी बहुत सारी विशेषताएं इस मानव मस्तिष्क की हैं जिनको हम शब्दों में समझ पा रहे हैं, लेकिन उनको परिभाषित या उनकी विशेषताओं को आज तक नहीं समझ पाए हैं। जहां मन एक विचार देता है, बुद्धि एक आकलन कर डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखती है, वहीं चित्त विचारों का संग्रह होता है जिसको हम ब्रेन का सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर मानव मस्तिष्क, सौर मंडल और इन विचार और चेतनाओं की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये आपस में संबंध रखती हैं। प्राय आपने देखा होगा कि हमारे प्राचीन काल में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, अर्जुन, द्रोणाचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे विचारक या पर्सनैलिटी जो हुई हैं वो आज भी इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। उनके विचार, उनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आज भी इस मंडल में विचर रही है। मेरे विचार से जो सौर मंडल में जितने भी ये तारे हैं, जितने भी ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, जितने भी ये विचार हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब इस ज्ञान को कैसे समझा जाए? मेरे विचार से जहां आज वैज्ञानिक और ज्ञानी अपने आप को इस वर्तमान के आधुनिक युग में अपने आप को चरम पर पा रहे हैं, मेरे विचार से ये पूर्ण रूप से उपलब्धि नहीं है। जहां विज्ञान रिसर्च की बात करता है, रिसर्च का तात्पर्य है कि जो सर्च हो चुका है उसको दोबारा से रिसर्च करना। यहां मैं नई खोज की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी लिटरेचर, जो भी ज्ञान, विज्ञान हमारे प्राचीन काल से लेकर आज तक इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर है, उसको ही हम दोबारा रिसर्च कर लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे विचार से हम उसको भी नहीं खोज पाए हैं। अब इस ज्ञान को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से इस ज्ञान से विज्ञान तक पहुंचना बहुत सरल है, लेकिन इस विज्ञान से ज्ञान को समझ पाना शायद इतना सरल नहीं होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ, कहीं ना कहीं उस विचारधारा को अपनाना पड़ेगा जो हमारे ऋषि मुनि और सनातन धर्म में उस विचारधारा को बनाया गया और उसका ज्ञान हमारे प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने फैलाया। ये ज्ञान क्या है? जहां हम योग सूत्र में अष्ट चक्रों की बात करते हैं तो जो मानव के अंदर मेरुदंड है उसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप अपने अंदर उस योग सूत्र के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत कर लेते हैं और आप उस योग सूत्र के माध्यम से अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान को
प्रकट कर पाते हैं। अगर यही ज्ञान कोई भी मानव जागृत कर लेता है तो उसके लिए इस विज्ञान को समझना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से आप किसी एक विचार तक या किसी एक ग्रह तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए न जाने कितना समय आपको लग सकता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति न जाने कितने असंख्य विचारों, न जाने कितने असंख्य सौर मंडल में ग्रहों तक पहुंच सकता है। इसलिए ज्ञान को समझकर हम विज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं, और ज्ञान को समझने के लिए हमें अपनी जो योग सूत्र के माध्यम से अष्टांग योग है उसे अपनाना चाहिए, जिसके लिए समय समय पर हम इस ज्ञान योग के विषय में आप लोगों को सूचना और ज्ञान देते रहेंगे। धन्यवाद।